हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और प्री चैलेंज सीरीज फॉर यूपीपीसीएस 2024 मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। और पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है कि जो यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा थी 1918 में फॉर्म की गई थी, उसका लीडर कौन था? बाबा रामचरण थे, और इंद्र नारायण द्विवेदी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे हम पीजेंट मूवमेंट हुए थे बहुत सारे। अब पीजेंट मूवमेंट में जो आपकी यूनाइटेड नेशन प्रोविंसेस किसान सभा हुई थी, उसके जो लीडर दो थे, एक तो गौरी शंकर थे और मिश्रा थे, दूसरे इंद्र नारायण द्विवेदी जी थे। और ये 1918 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। और इसको सपोर्ट किसने किया था? पंडित पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1990 में इसको सपोर्ट किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीजेंट्स हैं, मोमेंट है। इनको पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में, या इनसे रिलेटेड लीडर पूछ लिए जाते हैं, या इनको ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें, इंडिगो रिवोल्ट बंगाल बंगाल में हुआ था 1859 में। और विष्णु और दिगंबर विश्वास इसके कौन थे? लीडर थे। तो पवाना यहाँ पे दिया गया, तिभागा दिया गया, बंगाल में 1946 में हुआ था। ये यूपी किसान सभा देखो, यहाँ पे यूपी किसान सभा दिया गया है 1918, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा थे। अवध किसान सभा यूपी में, ये पूछे जा चुके हैं वेरियस एग्जाम में। यूपीएससी में भी इन क्वेश्चंस पे मतलब इन इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। एका मूवमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवध में 1921 में मदारी पासी इसके कौन थे? इसके लीडर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो ये वाला ये लिस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ड्यूरिंग 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में, वहां पे उत्तर प्रदेश में जो रिवॉल्ट हुआ था, उस एक बरेली जगह है, बरेली में रिवेलियन लीडर कौन थे? ठीक है। बहुत जगह हुआ था यूपी में, झांसी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है। तो मेरठ में हुआ था और बरेली में हुआ था। बरेली में लीडर कौन थे इस रिवेलियन के? तो हजरत महल बोला जाता है, खान बहादुर खान थे, कुंवर सिंह थे, और नाना साहब थे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए आंसर इसका क्या होगा, देखते हैं। देखिए, कई जगह हुआ था। तो दिल्ली में जो लीडर थे वो बहादुर शाह सेकेंड थे। उस टाइम ये एक मुगल एम्परर थे। कौन थे? मुगल एम्परर, एक किंग थे। ठीक है। लास्ट मुगल एम्परर थे ये बहादुर शाह सेकेंड। तो इनके टाइम पे हुआ था दिल्ली में। ठीक है। और इसके बाद लखनऊ में, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी लीडर। कानपुर में नाना साहब थे, और इनके साथ तात्या टोपे भी थे। तो कभी कभार नाना साहब ना देखे, तात्या तात्या टोपे भी दे दिया जाता है। तो ये याद रखना। ठीक है। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई थी, और बरेली में खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद बनारस में मौलवी लियाकत अली थे, और बिहार में आपके थे कुंवर सिंह थे, और एक और नाम था अमर सिंह। कभी कभार कुंवर सिंह ना देखे अमर सिंह दे देता है, जैसे यहाँ पे नाना साहब ना देखे, कभी कभार तात्या टोपे का नाम दे देता कानपुर में। ठीक है। तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? खान बहादुर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में बात की गई है, और ये कहाँ के थे? ये तमिलनाडु के थे। ठीक है। तो इनके बारे में स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड है, ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925। 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो चलिए बताइए, हमें करेक्ट आंसर देखना क्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 बोथ ना। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, जो ईवी रामास्वामी नायकर साहब थे, इन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था तमिलनाडु में 1925 में। तो ये डेट याद रखिए, और ये कहाँ हुआ था, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था ये याद रखिए। ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार भी कहा जाता था। ठीक है। तो ये एक टाइप का जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, ये सोशल मूवमेंट था। ठीक है। इसका एम ये था कि हिंदू जो कॉन्टेम्पररी इनके हिंदू सोशल ऑर्डर हैं, उनको टोटली डिस्ट्रॉय करना, एक नया क्रिएट करना। क्या? रेशनल सोसाइटी ऐसी क्रिएट करना जिसमें कास्ट, रिलीजन या गॉड के बारे में कुछ भी चर्चा ना हो, सब कुछ इक्वल हो। ठीक है। तो ये इन्होंने चलाया था। तो बात करते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में एज अ कांग्रेस मैन। ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। इन्होंने 1925 में कांग्रेस को लीव कर दिया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए। इसका कारण ये बताया इन्होंने कि जो पार्टी थी उसमें नॉन ब्राह्मण को इग्नोर किया जाता था। किसके लिए? लीडरशिप के लिए, कि वो लीडरशिप नहीं कर सकते नॉन ब्राह्मण। ठीक है। तो इस चीज पे चलते इन्होंने 1925 में एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था। इसीलिए इन्होंने 1925 में किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था।
थर्ड हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, देखो 1942 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी, और उसका नाम चेंज करके इन्होंने द्रविड़ डीके पार्टी उसका नाम कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात कर रहा है कि दिल्ली में क्या था, दिल्ली में एक वायसराय आए थे, तो उनपे बॉम्ब फेंका गया था, और वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बॉम्ब फेंका था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी लॉर्ड वायसराय पर बॉम्ब फेंकने के लिए? तो ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन, अनुशीलन समिति, या युगांतर। चलिए देखते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग पे जो बॉम्ब फेंका गया था वो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के तहत फेंका गया था। उस केस को, लॉर्ड हार्डिंग पे जो बॉम्ब फेंका गया था उस केस को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोला जाता है। और ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 23 दिसंबर 1922 को। उस टाइम ये आए थे, क्योंकि जो कैपिटल थी इंडिया की वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी। ठीक है, तो रीजन क्या था देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, बंगाल में क्या था, एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन थी, अनुशीलन समिति, उसके ही विचारों पे, उसके ही थॉट्स पे एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, युगांतर। और युगांतर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां जिसको फिटनेस क्लब कहा जाता था, और ये स्टैब्लिश जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जैसे अरविंदो घोष थे, उनके भाई बरीश घोष थे, राजा सुबोध मलिक थे, खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे, इस टाइप के ये सारे लीडर थे। उनमें से एक लीडर और थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे रास बिहारी बोस, और ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था, कहाँ पे? जापान में। ठीक है, तो उसके नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अलीपुर केस हुआ था, एक बॉम्बे केस हुआ था, अलीपुर बॉम्बे केस के बाद इन्होंने बंगाल को छोड़ दिया, और ये देहरादून में शिफ्ट हो गए, और इन्होंने एक जॉब कर ली क्लर्क की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के में। इसके बाद इन्होंने जो ये के बॉम्ब फेंका गया था, तो उसमें इनका नाम आया था, रासबिहारी बोस का। लेकिन अभी तक ये कभी प्रूव नहीं हो पाया कि ये थे ही उसमें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी यहाँ पे थी? तो रासबिहारी बोस जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था युगांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग पूछा है, लिस्ट वन दिया गया, यहाँ लिस्ट टू दिया गया। लिस्ट वन में आपको कुछ एक्ट दिए गए हैं, जैसे इंडियन आर्म एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्म एक्ट की। तो इंडियन आर्म एक्ट कब आया था? जो इंडियन आर्म एक्ट है वो आया था 1878 में। उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। और ये लॉर्ड लिटन को रिएक्शनरी वायसराय बोला जाता था। इसका टेन्योर बहुत ही ज्यादा बेकार था उस टाइम पे, मतलब करप्शन और उसका बहुत सारी, मतलब ब्रिटिश यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू विच, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था। इस एक्ट के तहत ये हुआ था कि अगर कोई भी इंडियंस आर्म, अगर क्या करता है, इंडियंस कैरी करता है कोई भी आर्म्स विदाउट लाइसेंस के, तो उसको क्या क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जेल में डाल दिया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन ये किया गया था इंडियंस के साथ, कि ये वाला जो एक्ट था, ये जो लॉ था, ये अप्लाई नहीं था ब्रिटिशर्स पे, एंग्लो इंडियंस पे, यूरोपियंस पे, कुछ सर्टन गवर्नमेंट पर्सनल थे, जैसे ब्रिटिश अधिकारी थे, उन पे ये अलाउ नहीं होता था, बस केवल इंडियंस पे था कि बिना लाइसेंस के आपके पास है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कब आया था? 1878 में। दूसरा हाई कोर्ट एक्ट, इसके 1861 में आया था। इसके तहत क्या हुआ था, हाई कोर्ट्स क्रिएट किए गए थे वेरियस प्रोविंसेस में, जैसे आपका कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कुछ सदर अदालत भी प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंसी टाउन्स में क्या हुआ, क्रिएट की गई थी। इसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट आया, और इस रॉयल टाइटल एक्ट के तहत जो है, ये किसने पास किया था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, रॉयल टाइटल एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा टाइटल दिया गया था, जो महारानी विक्टोरिया थी उनको टाइटल दिया गया था भारत की रानी का, एम्प्रेस ऑफ इंडियन, भारत की रानी का टाइटल दिया गया था, क्वीन ऑफ विक्टोरिया को बोला गया था इसके तहत। तो ये 1876 में आया था रॉयल टाइटल है, और ये भी किसके, लिटन के टाइम पे ही आया था, सोचो। ठीक है, इसके बाद इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1896 में आया, और इस एक्ट के तहत ये कहा गया था, मैंडेट किया गया था कि ये मैंडेट है कि 1 ईयर तक को आपको वेट करना पड़ेगा मैरिज डेट से लेके, जब तक आप डाइवोर्स की जो आप पिटीशन लगाते हो कोर्ट में, उस तक। और ये रिक्वायर्ड था उस पीरियड में, कम से कम 2 साल तक कपल्स को क्या है, अलग रहना पड़ेगा। 2 साल तक कपल को क्या है, अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, साथ नहीं रह सकते, सेपरेट रहना पड़ेगा।
और तीसरा यहाँ पे था कि कपल एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते उस टाइम, जैसे हैव नॉट बीन लिविंग एंड हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह सकते हैं, सेपरेट रहेंगे। तो ये थे एक्ट। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आर्म एक्ट कब आया, 1878 में, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, और यहाँ पे और भी जो सारे वीडियो हैं की लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है के लिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए 5 क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में। अगले जय हिंद।